हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एथिक्स की आंसर राइटिंग। जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछले 2 सेशन से एथिक्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने 2024 का जो पेपर आया था उसके 2 पीआईक्यूज डिस्कस किए थे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही हम लोग आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन भी आपका 2024 के पेपर में आया था एथिक्स के। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका आया था 2A। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एथिक्स के जो पेपर होते हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और सेक्शन ए का जो सेक्शन ए जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 5 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका कोट बेस्ड क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन के भी हर क्वेश्चन का 2 पार्ट होते हैं, तो वही इसी एक क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है। तो इसी को ही हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट, एंड इट इज नॉट इनफ टू बिलीव इन इट, वन मस्ट एक्ट अपॉन इट। ये पूछा है इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द मेजर वेपन इंडस्ट्रीज ऑफ द डेवलप्ड नेशन developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self interest all around the world. What are the ethical consideration of the powerful nation in today's international arena to stop continuation of ongoing conflict? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखने में काफी बड़ा है। तो क्वेश्चन में पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये मेन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ बात करी है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या है कि जो डेवलप्ड नेशन की जो इंडस्ट्रीज हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने फायदे के लिए जो दुनिया में कई जगह वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको बढ़ावा दे रही हैं, उनको प्रोलॉन्ग कर रही हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि वो कंटिन्यू होते रहे, मतलब रुके ना। जब क्यों? जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करे चलता रहेगा तब तक क्या, तब तक इनका वेपन्स बिकता रहेगा, तब तक ये लोग अपने वेपन्स बेच के प्रॉफिट कमाते रहेंगे, मुनाफा कमाते रहेंगे। तो ये चीज बोली गई है कि ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं और उनकी वेपन इंडस्ट्रीज हैं वो वॉर को कंटिन्यू करवा रही हैं, वॉर को रोकने का काम नहीं कर रही हैं, वॉर को और आगे बढ़ा रही हैं, प्रोलॉन्ग कर रही हैं। तो ये यहाँ पूछा गया। फाइनली उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछा है कि डेवलप्ड नेशंस के पास क्या एथिकल कंसिडरेशन है। प्रॉफिट बेस्ड देखोगे तो प्रॉफिट बेस्ड में वो वॉर को चाहते हैं कि वॉर चलती रहे दुनिया में, जब तक वॉर चलती रहेंगी उनके वेपन्स बिकते रहेंगे। लेकिन एथिकल कंसिडरेशन क्या है इन डेवलप्ड नेशन के पास कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सके, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप कर सके। तो एथिकल कंसिडरेशन, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमारा फॉर्मेट क्या है, क्लास का सेशन का फॉर्मेट ये है कि हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है उसका पहले कंटेंट डेवलप करते हैं कि कंटेंट तो कुछ आ जाए भाई तभी तो आंसर लिखेंगे। तो हम लोग पहले इसका कंटेंट डेवलप करते हैं और कंटेंट जब डेवलप कर लेते हैं इसका, फिर हम लोग अपने कंटेंट को आंसर के फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, आंसर फॉर्मेट में उसको डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग पहले इसको कंटेंट को डेवलप करेंगे कि कंटेंट कहाँ से, मतलब जब आंसर लिखोगे तो ऑब्वियसली उसमें सबसे मेन चीज होती है कंटेंट की, मतलब आप जो पूछा गया है वो लिख रहे हो, क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। अगर वही नहीं कर पाओगे, आपके पास लिखने के लिए ही कुछ मैटर नहीं है, तो क्या लिखोगे? फिर आप ना स्ट्रक्चर बना सकते हो ना कोई प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हो। तो पहले चलिए इसको ही डिस्कस, पहले कंटेंट बना लेते हैं। और कंटेंट जो है हमारे पास, ये पूछा गया है कि ये पूछा गया, ये बताया गया है कि वेपन मेजर वेपन इंडस्ट्रीज जो डेवलप नेशन की वो वॉर को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए प्रोपोगेट करती हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जो डेवलप्ड नेशंस की जो वेपन इंडस्ट्रीज हैं, या इनफैक्ट डेवलप्ड नेशंस ही जो हैं, वो कहीं पे वॉर, अपने वेपन्स को, अपने प्रॉफिट को कैसे प्रोपोगेट करते हैं वेपन्स बेच के? मेनली वो वेपन्स बेचते किस लिए हैं? तो वेपन्स जो होती है, कोई भी जो आपकी इस तरह की इंडस्ट्री है डेवलप्ड नेशन की, वो प्राइमरली 2 कारणों के लिए अपने वेपन्स को बेचती है। एक तो इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं। इकोनॉमिक रीजंस में क्या है? ऑब्वियसली वेपन्स बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे, वेपन डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं वो बहुत इन कंट्रीज के बहुत बड़े जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इनका बहुत बड़ा एक सेगमेंट होता है कि वेपन्स ही बेचते हैं। वेपन्स इनके एक्सपोर्ट का जितना जो कई चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, तेल हो गया, गुड्स हो गए, मशीनरीज हो गई, उसमें वेपन्स जो होते हैं, वेपन्स इनके एक्सपोर्टिंग आइटम्स में बहुत बड़ा, वेपन्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर आइटम ऑफ देयर एक्सपोर्टिंग ऑफ देयर एक्सपोर्ट लिस्ट की जो जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, जो जो अब लिस्ट जो जो मतलब जो जो आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वेपन्स इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर चंक। तो वेपन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक। फिर अब इस इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको जॉब्स मिलती है, तो जॉब्स भी क्रिएट करती हैं। तो इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक रीजंस होते हैं यहाँ पे, ये इकोनॉमिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। फिर आपका दूसरा क्या कारण है जिसकी वजह से दूसरा आपका है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी कई कंट्रीज जो होती हैं जैसे यूएस वगैरह हो गई, दो रीजंस की वजह से ये अपने वेपन्स बेचती हैं। एक इकोनॉमिक रीजंस हो गए जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरा आपके पॉलिटिकल रीजंस हो गए। अब इनके अलाइज होते हैं, कई कंट्रीज के साथ ये अलायंस बनाती हैं टाइम के, जैसे कोल्ड वॉर एरा में यूएस ने एक अलाई अलाई सिस्टम बना रखा था नाटो के अलावा, कि वो कई कंट्रीज को यूएसएसआर और उसके जो प्रॉक्सीज कंट्रीज होती थी उनको रोकने के लिए वेपन्स देता था। जैसे अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान को वेपन्स दिए गए थे, तो अपनी अलायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी किया जाता है। फॉरेन एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, कि अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए भी आपका इसको यूज किया जाता है। अपने फॉरेन पॉलिसी को जैसे यूएस की जैसे अलायंस को स्ट्रेंथन करना, अलाइंस को स्ट्रेंथन करना, ये सब उनका फॉरेन पॉलिसी टूल है। वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री मजबूत हो, दूसरी कंट्री उसके कंपैरिजन में उठ ना पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका चाइना को दिया, रशिया को काउंटर करने के लिए, एक टाइम यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए रशिया को उन्होंने सपोर्ट किया था ताकि रशिया उठे, सॉरी रशिया नहीं, जब चाइना उठे, चाइना एक मजबूत कंट्री बने। तो चाइना को क्या कहते हैं आपके, उस समय उनका फॉरेन पॉलिसी गोल क्या था कि रशिया को रोकना, और रशिया को रोकने के लिए वो जिस कंट्री को वेपन देके या जिस कंट्री के हाथ में वो वेपन्स दे टेक्नोलॉजी देना चाहते थे उसको दिया गया, और उसमें से आपकी चाइना थी। इंडिया मतलब पावरफुल ना हो जाए तो उसके लिए पाकिस्तान को दिया गया। तो ऐसे कई आपको रीजंस, आपको ऐसे कई कंट्रीज मिल जाएंगे, ऐसे कई चीजें मिल जाएंगी जहां पे ऐसी कंट्रीज ने, जैसे आपका आज की डेट में रशिया है, तो रशिया क्या करता है कि अगर उसको लगता है कि यूएसए और उसके अलायंस स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो उनके जो अपोनेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे सीरिया में उन्होंने सीरिया को वेपन्स दिए, ईरान को वेपन्स देते हैं। तो एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल के रूप में भी आपका पॉलिटिकल आपके वेपन्स दिए जाते हैं, वेपन्स बेचे जाते हैं, और या फिर वेपन्स मार्केट वैल्यू पे बेच दिए जाते हैं, या फिर सिंपली ट्रांसफर भी कर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन्फ्लुएंसिंग जियो पॉलिटिक्स, अभी जैसे क्या चल रहा है, अभी आपका इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन मतलब जिसमें इंडियन ओशन और आपका पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो इंक्लूडेड होते हैं। ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है आपका, तो वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में, वो खैर आप वो रीजन कहाँ पे है वो आप यार इंटरनेशनल रिलेशंस क्लास में जानोगे, लेकिन वहां पे जैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तो चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए उस एरिया में, वो एरिया यूएसएस से बहुत दूर है, लेकिन वहां पे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना
राइज ना कर पाए, उसके लिए वो उस इंडो पैसिफिक कंट्रीज, जो इंडो पैसिफिक नेशंस है, उनको वो वेपन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया को वेपन प्रोवाइड करा रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स के रूप में। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा आपका नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर हमको लगता है कि कोई ऐसा कंट्री है जो हमारे लिए आगे चल के थ्रेट बन सकता है, तो हम उस कंट्री के दुश्मनों को वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे ईरान जो है इसराइल के लिए एक थ्रेट है, ठीक है, आपका यूएसए के लिए भी एक थ्रेट है। तो ईरान के दुश्मन जो होंगे उनको आप वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। वो वेपन्स जो प्रोवाइड करते हैं वो चाहे कोई कंट्री भी हो सकती है ईरान की, या फिर ईरान का कोई नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनको, ताकि वो ईरान, आप आर्म सेल कर रहे हो, उनको आर्म सेल कर रहे हो, वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि वो ईरान को रोक के रखें और ईरान का भी इतनी बड़ी थ्रेट ना बन जाए कि आपके इसराइल को थ्रेटन करने लगे, यूएसए को थ्रेटन करने लगे। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जो इफेक्ट, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो वेपन्स किसको प्रोवाइड करता है? पाकिस्तान, जो इंडिया के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स, जम्मू एंड कश्मीर के टेररिस्ट ग्रुप्स, उनको वो प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, ये कारण हो सकते हैं जब कोई कंट्री और उसकी वेपन इंडस्ट्रीज जो होती है वो आर्म सेल करती है। एक इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन में प्रॉफिट मोटिव्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, इससे बहुत जीडीपी ऐड होता है, एक्सपोर्ट बूस्ट होते हैं, जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। वैसे ही आपका पॉलिटिकल रीजन भी होता है, जिसमें आप अलाइंस या अलायंस सिस्टम होता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, फॉरेन पॉलिसी टूल के रूप में भी यूज किया जाता है, और जियो पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी वेपन्स कभी कभी बेचे जाते हैं या आर्म्स ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, दो रीजन हमने देखा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यहाँ पे कहीं पे भी एथिकल रीजन नहीं है। एथिकल रीजन की मॉरल रीजंस की वजह से कोई कंट्री वेपन्स नहीं बेचती है किसी दूसरी कंट्री को। अगर कहीं पे क्या कहते हैं, या उनका वेपन्स नहीं बेचती या फिर वेपन्स बेचने से रोकती भी नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंट्री को, जैसे यूएसए है, वो किसी सूडान में वेपन बेच रही, लीबिया में वेपन बेच रही, और वो वेपन्स वहां की जो कंट्री है अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, अपने ही लोगों को, किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर आपका जेनोसाइड करने के लिए, मैसाकर करने के लिए यूज कर रही है, फिर भी क्या कहते हैं, कंट्री यूएसए जो है ऐसा कंट्री बेचेगी। ये कई बार हुआ है, जैसे यूएसए ने पाकिस्तान को बेचे वेपन्स 60s 70s के एरिया में, और पाकिस्तान ने उसका यूज किसके लिए किया? अपने ही बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वो इस पाकिस्तान में करता था, तो वहां की पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए, वहां पर जेनोसाइड करने के लिए, वहां पा, आपके पाकिस्तान ने उन्हीं वेपन्स का यूज किया। आज की डेट में जो यूएसए और चाइना को आर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान कहाँ यूज कर रहा है? बलूचिस्तान में अपने ही लोगों के ऊपर जेनोसाइड करने के लिए। फाटव उनका एक एरिया है, वजीरिस्तान एरिया, जहाँ पे मतलब आपकी अफगान पॉपुलेशन रहती है, पठान पॉपुलेशन रहती है, पश्तून पॉपुलेशन, उनको सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो ये देख लीजिए कि एथिकल कंसिडरेशन कहीं नहीं है। जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को वेपन बेच रही है, तो उसके पीछे एथिक्स नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। वो ये नहीं सोचती है कि हम इसको वेपन बेचेंगे तो इस वेपन से वॉर और बढ़ेगी, या फिर इस वेपन सेल से आपका कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, या फिर इस वेपन सेल से कहीं पे कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ निर्दोष मासूम लोग मारे जाएंगे। ये सब चीजों को कोई नहीं देखता है, या फिर इस चीजों को बड़ी कंट्रीज नेग्लेक्ट करती हैं। आम, जब वो आम बेचती हैं तो केवल उनके माइंड में दो ही कंसिडरेशन रहते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन और दूसरा पॉलिटिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन नहीं रहता है। और यही कारण है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी आर्म सेल्स के थ्रू, या फिर अपने वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो वॉर है, दुनिया की जितनी भी वॉर चल रही है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उनको परपिचुएट कर रहे हैं, उनको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको रोका जाए। तो यहाँ पे ये क्लियर होगा कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, वो एथिकल रीजन या मॉरल रीजन की वजह से ना तो वेपन बेचती हैं, ना फिर किसी को वेपन बेचने से रोक
मतलब रुकती हैं। इसी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ है, जिसका नाम है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन है इसका नाम, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन। इसने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसकी रिपोर्ट जो थी वो ये कहती है, ये हमारे आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूरी रिपोर्ट आपको जाननी नहीं है, इनफैक्ट जितने पॉइंट भी मैं बता रहा हूँ वो भी जानने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट जो आपको सही लगेंगे वो आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो इन्होंने ये बोला था कि जहां पे भी आर्म्स सेल होती है, वेपन्स बेचे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आर्म्स सेल्स जो भी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट की लाइक्लीहुड को इंक्रीज कर देती है। इट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना को बढ़ा देती है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। एक तो ये करती है कि वो आर्म सेल्स जो होती हैं वो कभी कॉन्फ्लिक्ट को रोकती नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट के होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं, या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है तो उसको प्रोलॉन्ग करती हैं, उसको बढ़ाती हैं आगे कि लोग लड़ते रहें, लोग मरते रहें। और जब आर्म सेल्स होती हैं तो डिमांड फैक्टर जो होते हैं, सच एज जो कंट्री वेपन खरीद रही है उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग पावर क्या है, या उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, या फिर उसकी मिलिट्री के ऊपर डिफेंस बजट क्या है, ये डिटरमाइन करती है कि सेल होएगी कि नहीं होएगी। ये नहीं ये चीज के ऊपर आर्म सेल नहीं डिपेंड करती है, या बेचने वाली कंट्री ये चीज की नहीं सोचती कि इसका एंड यूज क्या होगा, ये कहाँ पे वेपन यूज करेंगे, किसको मारेंगे, इससे हो सकता है वॉर बढ़े, इससे हो सकता है सफरिंग बढ़े, इससे हो सकता है कि निर्दोष लोगों की जाने जाए। इन सब चीजों को नहीं देखा जाता है। वेपन जब बेचे जाते हैं तो डिमांड फैक्टर जो कंट्री खरीदने वाली होती है उसके डिमांड फैक्टर्स होते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, खरीदने की कैपेसिटी है कि नहीं है, उसका डिफेंस बजट क्या है, वो डिटरमाइन करती है कि आर्म्स सेल होगी कि नहीं होगी। उसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल अलायंस। अगर यूएसए और किसी दूसरी कंट्री के बीच में पॉलिटिकल अलायंस है तो पॉलिटिकल अलायंस जो होता है वो भी डिटरमाइन करती है, ऑफन डिटरमाइन आर्म्स सेल, ठीक है, टू फ्रेंडली कंट्रीज या टू टू अलाइज कंट्रीज, अलाइज कंट्रीज ऑफ एक्सपोर्टिंग नेशन। जो भी नेशन बेच रहा है, चाहे रशिया हो, यूएसए हो, इसराइल हो, चाइना हो, आपका फॉर एग्जांपल चाइना ही कोई ले लीजिए, चाइना है, उसका अलायंस किसके साथ है, इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान उसका यूज टेररिज्म में भी कर सकता है, इंडिया के अगेंस्ट वॉर में भी। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि पाकिस्तान ने कैसे, हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में उनके मिलिट्री जो टारगेट्स थे उनको टारगेट किया था, उनके जो मिलिट्री फैसिलिटीज है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उसको टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने कैसे हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं, जो आपके, उनको भी टारगेट, दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश करी थी, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसको टारगेट करने की कोशिश करी थी। तो ये सब चीजें पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश करी थी। तो जब चाइना ने उसको वेपन बेचे होंगे तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये इनका क्या यूज करेगा, बस खाली उनका पॉलिटिकल अलायंस है, उनकी दोस्ती है, तो उन्होंने बेच दिया। अब उसका यूज क्या कहते हैं, वो किसी भी गलत काम के लिए, सही काम के लिए करते रहे। और उन्होंने ये भी बोला कि मेनली जो कंट्रीज हैं, यूएसए और रशिया और आज के टाइम में चाइना, ठीक है,
ये मेजर वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो एक ये भी चीज हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात और एक बहुत ही मतलब मजेदार बात भी है कि रिपोर्ट ने ये भी नोट किया कि जब आर्म सेल होते हैं तो सिंगल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड, अपोजिंग साइड, दोनों जो लड़ रहे हैं उनको वेपन बेचती है एट द सेम टाइम। जैसे रशिया और सॉरी, रशिया को तो वेपन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी आज की डेट में कभी एक टाइम पे ईरान इराक वॉर हुई थी, 1990 गल्फ वॉर बोलते हैं उसको, तो ईरान को भी वेपन बेचे जा सकते थे और क्या कहते हैं आपके इराक को भी बेचे जा सकते थे किसी कंट्री के अंदर। जैसे लीबिया के अंदर सिविल वॉर हुई थी, सूडान के अंदर सिविल वॉर हुई थी, दोनों साइड्स को वेपन बेचे जा रहे थे एक ही टाइम पे। अ, तो ये जो है कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो होती हैं, अगर आपका पॉलिटिकल अलायंस है तो जिसको आप अलाई मानते हो उसको वेपन्स दो। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये भी इस भी प्रिंसिपल को निगेट कर देती है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या होती है? ऑफन सेल वेपन टू opposing sides in a same conflict, in a same conflict, इवन अपोजिंग साइड्स को भी वेपन्स सेल किए जाते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए है और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, वो अपने ऊपर रेस्ट्रेंट, वेपन्स बेचने में रेस्ट्रेंट दिखाती हैं वो कभी कभी, लेकिन वो जो रेस्ट्रेंट होता है वो सेलेक्टिव होता है। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब ये कंट्रीज उन्हीं कंट्रीज को वेपन नहीं बेचती हैं या उन्हीं कंट्रीज को वेपन बेचने में सेलेक्टिव रेस्ट्रेंट शो करती हैं जहां पे वेपन खरीदे जाने की पॉसिबिलिटी ही इवन लो हो। तो दे शो सेलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स इन सिनेरियो वेयर वेयर देयर इज अ लो डिमांड, जहां पे डिमांड ही कम हो वहीं पे क्या कहते हैं, जब कोई खरीदने वाला चाहता ही नहीं तो वहीं पे ये लोग अपना एम्बार्गो लगा देंगे कि हम नहीं बेचेंगे इनको। फॉर एग्जांपल म्यांमार में 1991 में म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, म्यांमार को वेपन्स देने से मना कर दिया था। लेकिन क्या फायदा, म्यांमार खुद ही नहीं खरीदना चाहता था। तो ये सेलेक्टिव रिस्ट्रेंट तो शो करते हैं, ये बोलते हैं कि हम इनको वेपन नहीं बेचेंगे क्योंकि ये ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कर रहे हैं, ये जेनोसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये तब करते हैं जब जो सामने वाली कंट्रीज है, जो परचेजिंग कंट्री है, वही नहीं खरीदना चाह रही है। म्यांमार चाइना के वेपन्स खरीद लेगा, रशिया के वेपन्स खरीद लेगा, तो ये वहां पे अपना एम्बार्गो शो करते हैं, वहां पे रेस्ट्रेंट शो करते हैं। लेकिन अगर सपोज म्यांमार खरीदना चाह रहा है एंड म्यांमार इज विलिंग टू शेल आउट डॉलर्स, वो खरीदना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा है, यू जस्ट सेल मी दिस, तो ये बेच देंगे। तब वहां पे नहीं देखेंगे कि म्यांमार इनका अब्यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है वेपन्स का। तो ये चीजें क्या कहते हैं देखी गई हैं। उसके अलावा कि जब भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दुनिया में, तो मेजर हर कंट्रीज के कुछ ना कुछ कस्टमर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, आपका सऊदी अरेबिया जो है या यूएई जो है, ये सारे मतलब मेजर कस्टमर्स हैं यूएस के आर्म्स के। ये यूएस के जो वेपन्स होते हैं उसको खरीदने के मेजर कस्टमर्स हैं। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे येमेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब येमेन में सऊदी अरेबिया जो है वहां पे हाउदी रेबल्स के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, लेकिन हाउदी रेबल्स के ऊपर तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मेजर कस्टमर है सऊदी अरेबिया, तो यूएस उसको अपना वेपन बेचने से रुक नहीं रहा है। तो दे रियरली अबैंडन देयर मेजर कस्टमर्स व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और उनका मेजर कस्टमर कोई है, सऊदी अरेबिया जैसे है यूएस का, तो सऊदी अरेबिया उस वेपन को कैसे भी यूज करे, लेकिन यूएस उसको कभी भी बेचने से मना नहीं करेगा। तो ये भी एक चीज है कि मेजर कंट्रीज जो है, मेजर कंट्रीज रेयरली abandon their customers
when conflict arise। तो ये पूरा आपका जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन तो ये तो बहुत बड़ा कंटेंट हो गया, ठीक है, आपके पास 2 ही पेज उतना नहीं लिख पाओगे। तो ये जो पूछा गया है, इन द प्रेजेंट context, the major weapon industries of the developed nations are adversely influencing the continuation of number of wars for their own self interest around the world। ये उसका आंसर है या फिर उसका कंटेंट है। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे कि पहले तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इसको भी डिस्क्राइब करना है, इसको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। फिर ये दिया गया है तो आपको इसको ये भी बताओगे, फिर क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी बताओगे। तो ये है आपके 3 पार्ट, आपके क्वेश्चन में 3 पार्ट है। हालांकि जब हम लोग इसकी नंबरिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ये 6 मार्क्स का होएगा, क्योंकि क्वेश्चन में व्हाट यही लगाया गया है, तो ये मेजरली पूछने जाते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये शायद 3 नंबर का होगा, ये वाला 1 नंबर का होगा। कि आपको ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, जबकि जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत किसी स्टेटमेंट से होती है तो आपको अपने आंसर में उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है पीस के बारे में, तो आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मोस्ट जो सबसे बढ़िया जगह रहेगी एक्सप्लेन करने की वो रहेगी इंट्रोडक्शन। तो उस पे हम लोग आते हैं। तो ये बात होगी, इस वाले पार्ट की बात होगी। अब सेकंड पार्ट क्या था कि व्हाट आर द मेजर एथिकल कंसिडरेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू स्टॉप कंटिन्यूएशन ऑफ ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी मतलब मेजर उनके एथिकल कंसिडरेशन क्या है, वो क्यों उनको ये तरह की वॉर्स या इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को रुकवाना चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट है, ये मेजर पार्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका कंटेंट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एथिकल कंसिडरेशन है। एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या है कि क्यों उनको वॉर रुकवानी चाहिए, क्यों मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज की ही ये जिम्मेदारी क्यों है कि अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे इसराइल गाजा में हो गया, रशिया यूक्रेन में हो गया, आप कंबोडिया थाईलैंड में, अभी इंडिया पाकिस्तान में हुआ, तो मेजर कंट्रीज की या डेवलप्ड कंट्रीज की क्यों जिम्मेदारी बनती है, क्यों एथिकल ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, मतलब why these developed countries are morally responsible to stop these wars and stop these conflicts, why only they are responsible, not other countries are responsible। तो आपको ये यहाँ पे आंसर लिखना है, इसके 4-5 रीजंस जो होते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो एक पहला ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, या ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं इसको। जब भी वॉर होगी तो क्या होएगा, सफरिंग होएगी, किलिंग होएगी ऑन मास स्केल्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल एज वेल एज सिविलियंस। इवन मैसेकर्स हो सकते हैं, जेनोसाइड हो सकते हैं, स्टारवेशन हो सकता है, स्टारवेशन डेथ हो सकती है, फेमाइन कॉज हो सकते हैं, ह्यूमन राइट वायोलेशंस होंगे ऑन अ लार्ज स्केल्स। तो ये सबको रोकने के लिए ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की बनती है, बिकॉज ओनली दीज कंट्रीज हैव रिसोर्सेस, नेसेसरी रिसोर्सेस एंड इन्फ्लुएंस टू स्टॉप दीज वॉर्स, ताकि वो ह्यूमन राइट वॉलेशंस ना हो, वो मिजरी ना फैले, वो सफरिंग ना हो लार्ज स्केल, ठीक है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं वो ना हो। तो ये सब चीजें रोकने के लिए, अब छोटी कंट्री, कोई अफ्रीका की छोटी कंट्री है, वो बोलेगी रशिया से कि तुम वॉर रोक दो, तो रशिया सुनेगी थोड़ी ना, या इनफैक्ट इंडिया भी नहीं सुनेगी। तो वॉर रुकवाने के लिए जो इन्फ्लुएंस, जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, जो आपके डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक रिसोर्स, वो केवल बड़ी कंट्रीज के पास होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के पास होती हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज हैव द रिसोर्सेस, have the resources and
इन्फ्लुएंस केवल उनके ही पास ही इन्फ्लुएंस होते हैं। टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, मास सफरिंग एंड किलिंग्स, और उसके अलावा जेनोसाइड्स, ये सब, और जेनोसाइड्स और unnecessary deaths that war या conflict brings या entails। तो एक तो रीजन हो गया ह्यूमैनिटेरियन रीजन, क्योंकि उनके पास ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस को रोकने के लिए और उनके पास ही वो रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ही वो पावर होते हैं कि वो वॉर को रुकवा सके। दूसरा रीजन क्या हो सकता है आपका? ग्लोबल जस्टिस या जस्टिस या ग्लोबल जस्टिस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आज की डेट में कई कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का ही ले लीजिए आप। कई कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं जिनका जो रूट है, जिनका जो रूट कॉज है, इट लाइज इन पास्ट में कहा, कोलोनियलिज्म में, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन विच वाज डन बाय दीज डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे लाई करता है कि हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन कंट्रीज का। कोलोनियलिज्म, कोलोनियल रीजन से इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, तब से उनके बीच में वॉर चल रही है कश्मीर को लेके। तो ये सारी चीजें जो है उनके, ये जो कोलोनियल रीजंस जो हैं, जो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन या हिस्टोरिकल रीजंस है, इनका कारण कौन है? इनका कारण ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आज की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके ने ही तो किया था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। तो ये जब वहां से इसराइल और पैलेस्टीन की प्रॉब्लम भी यूके की ही देन है, तो ये सारी उन्होंने ही शुरू करी है। तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन वॉर्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आज की डेट में रुकवाएं, क्योंकि ये इन्हीं की देन है, पास में इन्होंने दिया था। अगर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ना लिए होते तो शायद आज की डेट में ये वॉर्स नहीं होते। तो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ टुडे have roots in colonial past and historical injustices। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? इन्हीं डेवलप्ड नेशन की, और ये ऑफन किससे लिंक्ड है? ऑफन लिंक्ड टू डेवलप्ड नेशन। तो इन्हीं डेवलप्ड नेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो वॉर रोके या कॉन्फ्लिक्ट रोके, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है ये। तो एक कारण ये हो गया ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। जो ग्लोबल पीस है और ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है, कि पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है और एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो क्या, जो कलेक्टिव है, मतलब इट्स लाइक अ कॉमन गुड। जब पूरे विश्व में शांति होगी, पूरे दुनिया में शांति होगी, तो हर कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती है, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो सकती है। जो लोग हैं, दे कैन रीप द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उनको भी फायदा मिलेगा। तो उनको क्या कहते हैं? ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बहुत, मतलब ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, ये एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव। यूएन भी इसलिए बनाया गया है, वेरियस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसलिए बनाई गई हैं, टू अचीव ग्लोबल पीस एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। तो ये एक वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू एंड इट इज अ, मतलब इट इज अ यूनिवर्सल वैल्यू
and and cherished objective कि कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड अचीव करना चाहती हैं, सो दैट दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, सो दैट पीपल ऑफ दीज कंट्रीज कैन बी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस और इकोनॉमिकली वेल ऑफ, so that they can enjoy their life peacefully, so that they can enjoy their life free of any suffering, poverty, और all the different kind of vice, social evils जो होते हैं, तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए यूनिवर्सल पीस, ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस अचीव करना जरूरी है। एंड only developed countries have the capacity to achieve these goals। तो ये हो गया इनका। उसके अलावा वॉर जो होती है, आपके कितने, चार, तीन रीजंस हो गए। वॉर जो होती है, वॉर पॉवर्टी को जन्म देती है, वॉर सफरिंग को जन्म देती है, वॉर रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। उसके अलावा और कई टाइप के सोशल इविल्स, सोशल प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो वॉर जब होता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, देन कई आर्मीज जो होती है, कई जो थे वो इनलिस्ट करते हैं बच्चों को एज अ चाइल्ड सोल्जर। लैंड माइंस की प्रॉब्लम होती है वॉर के टाइम पे। क्या होता है, वॉर जो कंट्रीज होती हैं वो लैंड माइंस लगा देती हैं एक दूसरे को रोकने के लिए, लेकिन वॉर खत्म हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, लेकिन वो लैंड माइंस वहीं पर रह जाती हैं। फिर क्या होता है, जब आम पॉपुलेशन कभी कभी व्हेन दे स्टेप ऑन टू दैट लैंड माइन, तो क्या होता है वो एक्सप्लोड कर जाती है, और फिर किसी की टांग उड़ गई, किसी की डेथ हो गई। तो क्या होता है, मेनली पीपल्स हु स्टेप ऑन टू दीज लैंड माइंस दे एम्प्यूटेटेड। उनकी क्या गलती थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो बेचारे किसी को हाथ गंवाना पड़ गया, किसी को पैर गंवाना पड़ गया, छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वॉर वो प्रॉब्लम की भी जड़ है जो कि पीस टाइम में आपको दिखाई देती है। वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे होने वाली सफरिंग, उससे होने वाली आपकी पॉवर्टी, उससे होने वाला जो आपका ग्रेन क्राइसिस है, क्रॉप क्राइसिस है, जो कि फेमाइन, वो लंबे टाइम तक रहता है। तो ये सब चीजें, वॉर्स जो होती है वो इन सब चीजों को राइज देता है। वुमेन्स जो होती हैं, वुमेन्स स्पेशली दे आर वल्नरेबल इन वॉर टाइम्स एंड इवन आफ्टर वॉर। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का भी क्या कहते हैं, जो कई एरियाज होते हैं, मतलब कई वॉर्स ऐसी होती हैं कि इसमें जो ऐसी जो वुमेन्स होती हैं जिनका कोई सहारा नहीं रहता है, मदर फादर फैमिली सपोर्ट सिस्टम सब खत्म हो चुका है, वो क्या, दे आर फोर्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो अल्टीमेटली क्या होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता है, और फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी ड्यूरिंग पीस टाइम थ्रेटन करता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जाए, और ये भी किसके रिसोर्सेस किसके पास है, किसके पास इतने डिप्लोमेटिक पावर है कि उसे वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास पावर है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि वॉर जो होती है, वॉर क्रिएट्स मल्टीफेरस प्रॉब्लम्स सच एज poverty, famines, child soldiers, exploitation of women। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्या होती हैं, अल्टीमेटली थ्रेटन्ड इकोनॉमिक prosperity ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग पीस टाइम्स। तो जरूरी होता है कि इनको रोका जाए। इंटरनेशनल लॉस, कई कंट्रीज, कई जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन वो क्या बनाती हैं, वो आपके इंटरनेशनल लॉस को बनाती हैं।
कि फॉर एग्जाम्पल वॉर में क्या जायज है क्या नहीं जायज है, वॉर में क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल किलिंग सिविलियंस, किलिंग हेल्पलेस पीपल, स्पेशली एल्डर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, किलिंग दीज पीपल इज कंसिडर टू बी अ वॉर क्राइम। इस ये वॉर में भी परमिटेड नहीं है, ठीक है। जैसे बोला जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट इट इज नॉट सो, नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। कुछ चीजें वॉर में भी प्रोहिबिटेड होती हैं। जिन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया उनको मारना, इट इज नॉट परमिटेड। तो ये सब इंटरनेशनल लॉज बने हैं, किसको मारा जा सकता है किसको नहीं मारा जा सकता है, वॉर में क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। स्टारवेशन शुड नॉट बी यूज एज अ वेपन ऑफ वॉर, कि आप जो अपोजिंग कंट्री है उसकी पॉपुलेशन को स्टार्व करके उनको डरा रहे होते हैं, ये सब चीजें नहीं अलाउड होती हैं वॉर में। तो जो इंटरनेशनल, तो अब कोई कंट्रीज, छोटी मोटी कंट्रीज लड़ेंगी तो ऑब्वियसली कभी के अक्सर ही होता है कि वो इंटरनेशनल लॉस को अपहोल्ड नहीं करती है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज की ड्यूटी होती है कि वो इन इंटरनेशनल लॉस को, जिन्होंने मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन ने बनाए हैं, उनको इन्फोर्स करें, ठीक है, ताकि इन लॉ के लिए रिस्पेक्ट बने, ठीक है। अदरवाइज क्या होएगा, फिर लॉ बनाने इस इंटरनेशनल लॉस को या यूएन का फायदा ही क्या हुआ जब वॉर टाइम में ये ऑल दीज इंटरनेशनल लॉस गेट वायलेटेड। तो इनके रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़े, इनके इनका जो इन्फोर्समेंट है वो बढ़े। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेवलप्ड कंट्रीज की है। क्योंकि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है वो अल्टीमेटली इन डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें कौन है, 5 परमानेंट मेंबर्स, यही डेवलप्ड कंट्रीज हैं सारी। तो डेवलप्ड कंट्रीज के पास ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव moral duty to uphold and enforce international laws such as, कुछ के नाम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, such as जेनीवा कन्वेंशन। तो ये भी एक रीजन है इंटरनेशनल लॉज को अपहोल्ड करना। और फाइनली एक लास्ट और लिख देते हैं, ऐसे तो एंडलेस है, मतलब लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, आप इसके अलावा भी और लिख सकते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के पास मॉरल लीडरशिप भी होती है। मॉरल लीडरशिप का मतलब कि अगर वर्ल्ड में कोई कंट्री, कोई कंट्रीज विच आर सेट टू बी एलिजिबल फॉर लीडरशिप रोल्स, इट इज दीज डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होती हैं, क्योंकि ये पीसफुल होती हैं, बिकॉज दे हैव मिलिट्री पावर्स, बिकॉज दे हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिकॉज दे हैव डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में क्या, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में के 5 मेंबर्स कौन है, वही सब आ जाएंगे डेवलप कंट्रीज। तो मॉरल लीडरशिप भी इन्हीं, दे दीज डेवलप कंट्रीज दे आर एक्ट एज अ लीडर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब एज अ लीडर्स ऑफ वर्ल्ड। तो इनके पास एक लीडर ही होता है, वही जस्टिस को, वही पीस को, वही इंटरनेशनल लॉज को इन्फोर्स कर सकता है, वही ओनली लीडर्स कैन ब्रिंग अबाउट पीस, ठीक है। जो कंट्रीज छोटी हैं, जो कि वल्नरेबल हैं, या फिर विच आर वेरी स्मॉल पावर्स, अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन की छोटी कंट्रीज किरीबाती बनाता हो, वो तो ग्लोबल जस्टिस को और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड नहीं करा सकती ना। उसका writ of jurisdiction of these small nations do, it is only limited to their island territories, they are only limited to their territorial areas। तो ये जो मॉरल लीडरशिप है डेवलप्ड कंट्री पोजेस करती हैं, ठीक है। वैसे कहीं पे लिखा नहीं है कि ये लीडर है वर्ल्ड के, या ठेकेदार हैं, हाँ बनते हैं ये लोग ठेकेदार, यूएस अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है, लेकिन मॉरल लीडरशिप जो होती है वो इन्हीं कंट्रीज के पास होती है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव द मॉरल लीडरशिप to uphold world
पीस, जस्टिस एंड लॉज। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ कुछ भी लिख सकते हो आपको, क्योंकि जब एक स्टेटमेंट है विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये पावरफुल है तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास है कि वो इन सब चीजों को अपहोल्ड करें। इन सब चीजों को ओनली दीज कंट्रीज शुड ब्रिंग अबाउट दीज मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एथिकल कंसिडरेशन थी जो कि आप लिख सकते हैं। अब आते हैं एक बार फिर से वापस उस क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन पे फिर से आने का मतलब है कि एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 2 पेज। क्या क्या मेनली आपको देखने में लगेगा कि केवल यही क्वेश्चन है, ये व्हाट जहां से व्हाट शो रहा हमारा क्वेश्चन है, ये हम इसी का आंसर लिख दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इतना बड़ा यूपीएससी मतलब इट्स नॉट फूलिश टू आस्क सच ए लॉन्ग क्वेश्चन। उसने कुछ सोच के ही पूछा है, तो अपने आंसर में वो चीज डिमांड करना चाहती है, वो मतलब वो डिमांड करती है, तो यू हैव टू प्रोवाइड दोज थिंग्स। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, तो वो चाहेंगे कि आप इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन 2 या 3 लाइन में लिखो, बताओ उनको। फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको इससे लिंक करो कि क्यों डेवलप्ड कंट्रीज वॉर को नहीं रोकना चाहती हैं, या क्यों वो वेपन सील्स करती हैं। ठीक, जब ये आप कर लोगे तो फिर आप मेन क्वेश्चन पे आओगे, जो कि ये है। तो आप इस जैसे मैंने बोला कि 6 मार्क्स का ये होएगा, 3 मार्क्स इस पे अलॉटेड होंगे, 1 इस पे अलॉटेड है, या थोड़ा सा भी कम भी हो सकता है कि 5 इस पे अलॉटेड है, 3 इस पे अलॉटेड है, 2 इस पे अलॉटेड है, कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये आपका मेन है, तो 5 मार्क्स इस पे ही अलॉटेड होंगे, या मैक्सिमम मार्क्स इस पे अलॉटेड होंगे, इन दोनों पे थोड़ा सा कम अलॉटेड होएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो हमको, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन हमारा जब भी, सॉरी, आंसर जब भी लिखेंगे तो आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब यहां पे एक स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने। जब स्टेटमेंट दे ही रखा है और हमको उसको एक्सप्लेन करना ही है, और हमारे पास है ही 2 पेज, तो उस जो स्टेटमेंट को उन्होंने दे रखा है कि वी मस्ट, इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट, एंड इट इज नॉट इनफ टू बिलीव इन इट, वन मस्ट एक्ट अपॉन इट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने मांगा, ये क्यों ना हम इस जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करते हुए ही अपना वो बनाए, अपना इंट्रोडक्शन बनाए। तो सिंपली बस इसी को बनाते हुए इंट्रोडक्शन कैसे, कि पहले तो जानना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है स्टेटमेंट। बोल ये रहा है कि केवल पीस के बारे में बात करना सफिशिएंट नहीं है। केवल आप बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, केवल बक 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 करती हैं, बात करती हैं, और उनके बारे में कुछ करती नहीं है। केवल बात करना जरूरी नहीं है, बात करने के साथ साथ यू शुड ऑल्सो बिलीव इन द वैल्यू एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, कि पीस इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, आपको वो बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो ये, और केवल बिलीव होना भी सफिशिएंट नहीं है, एक्शन जरूरी है, कि एक्शन बहुत जरूरी है, कि कलेक्टिव एफर्ट हो, बड़ी कंट्रीज एक्ट करें टू ब्रिंग अबाउट द वर्ल्ड पीस। तो ये इसका मतलब एक सार है। ठीक है, इसी सार को आपको 2 से 3 लाइन में लिख देना है। मेयरली स्पीकिंग, या मेयरली expressing about peace is not sufficient। ठीक है, या इज नॉट, तो आपका इज नॉट सफिशिएंट। वर्ड्स विदाउट वर्ड्स विदाउट बिलीफ और फॉलो अप
एक्शंस आर हॉलो। हम लोग क्या बोलते हैं जब कोई आदमी केवल बात ही करता है और उस चीज को फॉलो अप नहीं करता, उस चीज के ऊपर एक्ट नहीं करता। मैं ही बोलूं कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, लेकिन आप मुझे कल मुझे झूठ बोलते हुए पकड़ ले, तो क्या होएगा? आप क्या बोलोगे कि इनके जो वर्ड्स हैं या इनकी जो बात है केवल खोखली बातें हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर आप बिलीव नहीं रखोगे और कोई एक्शन नहीं करोगे तो वर्ड्स जो होंगे आपके वो दे बिकम हॉलो, उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे किसी की नजर में। उसके साथ साथ हम लोग को, वी या कंट्रीज को, वी शुड ऑल्सो हैव डीप एंड डीप एंड नहीं एंड डीप इंटरनल कन्विक्शन in the value and possibility of peace। ये कलर चेंज हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इंट्रोडक्शन इसी पेज पे ही करेंगे। लेकिन अरे यार क्या, लेकिन हैविंग बिलीफ या केवल केवल बिलीफ ही होना, बिलीफ अलोन इज स्टिल पैसिव। कि आप पीस के बारे में बिलीव तो कर रहे हैं, आपको मालूम है क्यों इंपॉर्टेंट है और अपने दिल में तो कर, लेकिन कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो बिलीफ आपकी पैसिव है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज should bring about should bring about collective actions, collective and genuine actions to achieve it। इसका मतलब यही है कि एक्शन चाहिए होता है, पीस के लिए एक्शन चाहिए होता है, रियल एक्शन चाहिए होता है, प्रोएक्टिव स्टेप्स चाहिए होते हैं, जेन्युइन जेन्युइन स्टेप्स चाहिए होते हैं, जेन्युइन एक्शन चाहिए होता है, सो दैट जो पीस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बिलीव रखते हैं, सो दैट दैट पीस कैन बी स्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। तो ये जरूरी है इस तरह का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो रहा है बाकी आंसर्स के कंपैरिजन में, पर चलेगा, पर चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो आपको जो स्टेटमेंट दे रखा था वो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। वही आपका, आप आंसर कुछ और लिखोगे फिर क्या कहते हैं इसका, और इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू लूज 1 और 2 मार्क्स। तो ये जरूरी है कि वो 1 और 2 मार्क्स आप स्कोर कर लो, तो उसके लिए ये जरूरी होता है। तो ये आपका हो गया। फिर ये आप जो अब हम लोग सेकंड पार्ट क्या था, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट मेजर वेपन इंडस्ट्रीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर। कि वो वॉर को क्यों नहीं रोक रही हैं, क्यों वो वॉर को परपिचुएट कर रही हैं, तो वहां पे उसका आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कि क्यों वो वेपन बेचती हैं, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज द सेल वेपन्स मेनली या प्राइमरली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिक रीजंस। एंड फिर यहाँ पे ये जो डायग्राम इस टाइप का बना रखा है, इसको ही आप यूज कर सकते हो, हालांकि थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 2 ही पेज होते हैं।
तो क्या आपको लिखना पड़ेगा कि मेजर कंट्रीज दे सेल वेपन्स because of primarily because of two reasons. One is economic and one is political. और इकोनॉमिक जो मैंने आपको बताया है वो लिख देने हैं यहाँ पे, और आपके पॉलिटिकल जो आपको बताया है वो लिख देना है यहाँ पे। तो ये आपके, और उसके बाद हम लोग ने एक वैल्यू एडिशन किया है। कैसे? वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की जो रिपोर्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई हैं। तो आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, लेकिन जरूरी नहीं 4-5 पॉइंट क्या ही लिखोगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दो दो पॉइंट या 3 पॉइंट भी लिख लोगे तो भी बहुत है। जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आर्म सेल इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोलॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट। डिमांड फैक्टर्स जो होते हैं सच एज मिलिट्री स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड द डिफेंस बजट डिटरमाइन द आर्म सेल ऑफ रेसिपिएंट कंट्रीज ऑफ परचेजिंग कंट्रीज, वो डिटरमाइन करती है, एथिकल कंसिडरेशन नहीं करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ल्ड पीस फाउंडेशन रिपोर्ट्स सेज दैट defense budget and military spending capacity of the recipient country or the purchasing countries is is the factor behind the arms sales by done by major exporting countries. उसके अलावा दूसरा रीजन क्या है? पॉलिटिकल अलायंस, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द आर्म सेल्स टू अलाइज कंट्रीज ऑफ एक्सपोर्टिंग नेशन। यही दो कारण हैं जो हम लोग ने वहां पर डिस्कस किए थे, कि इकोनॉमिक कारण और पॉलिटिकल कारण। तो वर्ल्ड पीस फाउंडेशन भी यही बोलता है। ये वाला कारण क्या है? ये इकोनॉमिक कारण है कि जिसकी खरीदने की कैपेसिटी है उसी को बेचे जा रहे हैं, ठीक है, कोई मॉरल या नैतिकता नहीं देखी जा रही है, और जो अलायंस आपका अलाइज है उसी को बेचे जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट लिख दोगे तो आपका हो जाएगा, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन का नाम लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये आपने लिखा और लिख दिया कि ये कि वर्ल्ड पीस फाउंडेशन रिपोर्ट कंफर्म करती है इस चीज को, ठीक है, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन रिपोर्ट कंफर्म करती है इस चीज को कि आर्म सेल्स कब की जाती हैं। आर्म सेल्स आर ऑफन डिटरमाइंड बाय पॉलिटिकल अलायंस बिकॉज मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफन sell weapon to their allies countries, and arms is also determined by the defense demand factors such as military capacity, spending capacity and defense budget of the recipient countries। ये आपको एक दो लाइनें वहां पर लिख देनी है। अब आपका मेन आंसर पे आ जाओ, व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन। तो यहां पे आपने ये लिख दिया, फिर एक लाइन आप कनेक्टिंग लिख सकते हो कि ये रिपोर्ट लिखने के बाद, रिपोर्ट आपने लिखी, फिर एक कनेक्टिंग लाइन लिखोगे कि मेजर कंट्री की एक आप कनेक्टिंग लाइन, क्योंकि लास्ट जो आंसर है उस लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कि एथिकल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज को वॉर रुकवा देनी चाहिए या वॉर को रुकवाने के लिए एफर्ट करने चाहिए। तो आपको को एक कनेक्टिंग लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि डेवलप्ड कंट्री आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको कि जो ethical consideration of developed countries to stop these wars are rooted in the principles of justice, leadership, ठीक है, एंड वर्ल्ड पीस, इस सब में रूटेड है। एथिकल कंसिडरेशन ऑफ डेवलप्ड nations are rooted in 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 the principles of justice, responsibility, moral responsibility एंड पीस। फिर जो एथिकल कंसिडरेशन हम लोग डिस्कस किए थे वो सारे लिखने हैं यहाँ पे, और
इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना है या बॉक्स में रखना है। क्या क्या डिस्कस किया था कि वॉर जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस किए थे, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स की वजह से रुकवाना चाहिए उनको। जस्टिस के लिए क्या कहते हैं, रुकवाना चाहिए, ग्लोबल जस्टिस के लिए, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल थे कॉलोनियल पास्ट की वजह से। ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी के लिए रुकवाना चाहिए, उन्हीं के पास मॉरल लीडरशिप है। वॉर जो है वो सफरिंग्स लेके आती है, फेमाइंस लेके आती है, ठीक है, कई ऐसे चाइल्ड सोल्जर, लैंड माइन प्रॉब्लम्स, ये सब लेके आती है। इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने के लिए ये सारे आपको लिखने हैं यहाँ पे। ग्लोबल जस्टिस, ठीक है, मॉरल लीडरशिप, ग्लोबल जस्टिस हो गया, मॉडल मॉरल लीडरशिप हो गया, और ग्लोबल जस्टिस हो गया, मॉरल लीडरशिप हो गया आपका। फिर ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स 6-7 मैंने डिस्कस किए हैं। आप उनमें से 2-4 के बारे में भी, मतलब 2-4 नहीं, कम से कम 4-5 के बारे में लिख दो, ठीक है। पीस, स्टेबिलिटी, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपके चलनी चाहिए। आप होल्डिंग इंटरनेशनल लॉस, तो ये आपने लिख लिया। अब फाइनली आपको कंक्लूजन बनाना है अपना, और कंक्लूजन लिखना है। आप कंक्लूजन कैसे बनाओगे? आप कंक्लूजन के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं देता हूं, जिसको क्या कहते हैं आप एज ए कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो। एक ट्रीटी है जिसका नाम है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, 2013 में ये साइन की गई थी, ठीक है। 2013 में ये साइन की गई थी, और ये रिक्वायर करती है, इट रिक्वायर्स एक्सपोर्टिंग नेशंस, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बेचने वाले नेशंस हैं, टू इवैल्यूएट, कि वो आर्म्स बेचने से पहले, वेपन्स बेचने से पहले, जो सेल कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करें अपने एक्सपोर्ट को, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरियाज, ठीक है। केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेस, प्रॉफिट मोटिव्स या पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह को नहीं, आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया पे भी एक बार इवैल्यूएट करें कि हम जो वेपन्स बेच रहे हैं या हम जो वेपन्स दे रहे हैं, इसका ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल पे क्या फर्क पड़ेगा। कहीं इससे कोई मासूम की जान तो नहीं ली जाएगी, कहीं इससे कोई टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी तो नहीं की जाएगी, कहीं इससे जेनोसाइड तो नहीं परपिचुएट किया जाएगा, कहीं इससे वॉर क्राइम तो नहीं किए जाएंगे। ये सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स होते हैं। कहीं इसका यूज स्टारवेशन के लिए तो नहीं किया जाएगा, कहीं इसका यूज सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बॉम्बार्डिंग के लिए तो नहीं यूज किया जाएगा। तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 में साइन हुई, वो रिक्वायर करती है कि एक्सपोर्ट नेशन को इवेलुएट करे आर्म्स को, आर्म सेल्स को, बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया। तो अपना कंक्लूजन आपको इस पे ही बनाना है कि इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल द कंट्रीज साइन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है, एंड प्रेजेंट सिग्नेटरीज, जो प्रेजेंट सिग्नेटरीज है, यूएस इसका सिग्नेटरी नहीं है, तो ये रिक्वायर करता है कि मेजर कंट्रीज हैं, जैसे मेजर कंट्रीज साइन करे इस ट्रीटी को, ठीक है, और जो कंट्रीज नहीं भी, मेजर कंट्रीज एक्सपोर्टिंग नेशन है वो साइन करे, और जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जो इन्होंने साइन कर लिया है वो इसका एप्लीकेशन करें, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं होता है। क्या बोला गया कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स पे इवेलुएट करे अपने आर्म सेल्स को, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज नहीं करती है नॉर्मली। तो आप अपना कंक्लूजन इस पे ही बनाओगे कि इट इज प्री रिक्विजिट या फिर इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ऑफ 2013 is signed by all major exporting nations of defense products, and this country is also, and this treaty is bring into force in letter and spirit and applied by all major countries while they
एक्सपोर्ट देयर आर्म्स। तो इस तरह से आप कंक्लूजन करोगे और फाइनली अपना आंसर करोगे। तो ये आपका जो मैंने बताया कि अब हम लोग लास्ट चीज पे जाते हैं कि ये होता है आपका पेज। पेज में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो मैंने बताया था आपको एक्सप्लेन करते हुए। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का यहाँ पे लिखो, ठीक है। फिर रीजंस जो मैंने आपको बताए थे कि क्यों मेजर कंट्रीज करती हैं, वो रीजंस लिख लो, और साथ में रीजंस लिखने के बाद लिखो कि मेनली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं वेपन्स बेचने के पीछे, एथिकल रीजंस नहीं होते हैं। वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की 1-2 लाइनें लिख दो यहाँ पे, और आप इसी पेज पे सब खत्म कर दो। इस पेज पे जब आओगे तो आपको एथिकल कंसिडरेशन लिखने हैं, और जो 1 2 3 4 5 6 जो बताए हैं सब लिखने हैं सब हेडिंग फॉर्म में। कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, यूएस इजराइल और इजराइल गाजा वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, चाइना ताइवान वॉर, उनमें से जितने भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो या फिर जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाल सकते हो वो आपको डालने हैं, ठीक है। और ना केवल एग्जाम्पल्स डालने हैं, प्रॉपरली उनको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर उनको देख सके। और फाइनली कंक्लूजन्स में आपको आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का जिक्र करना है, और फाइनली आपको आंसर अपना कंक्लूड करना है। तो ये आपका आंसर इस टाइप का रहेगा। तो चलिए, हमने पूरा एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसका कंटेंट डिस्कस किया, और उसको मैंने आपको फाइनली ये बताया कि आप आंसर के फॉर्म में उसको कैसे लिखोगे। चलिए, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।